अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा अहम लेक्चर होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया या नेचुरल गैस हो गई। देखें, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अगर बेसिक में समझा दूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो मेजर सोर्स होते हैं। कौन सा? एक नेचुरल सोर्स होता है। मेजर जो हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक हमारे पास नेचुरल सोर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर से बनते हैं। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कि हमारे पास सिंथेटिक सोर्स होता है। सिंथेटिक सोर्स होता है। तो देखा जाए तो जो हमारे पास नेचुरल सोर्स होता है ये जस्ट 10% सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जो सिंथेटिक सोर्स है ये 90% क्या होता है कि ये सोर्स होता है। क्वेश्चन होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिंथेटिक सोर्स वो जो आर्टिफिशियल हम खुद बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किस में से? या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं एक कंपाउंड्स को किसी दूसरे कंपाउंड्स के अंदर। वो सोर्स हमारे पास क्या कहलाता है? सिंथेटिक सोर्स कहलाता है। सिंथेटिक सोर्स सबसे पहला जो हमारे पास स्टार्ट हुआ था वो ये होलर ने किया था, जिसने एक अमोनियम साइनेट को कन्वर्ट किया था किसके अंदर? यूरिया कलर के अंदर कन्वर्ट किया था। उसके बाद हमारे पास कोल्ब ने किया, जो इन्होंने एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन की थी विनेगर की। तो नेचुरल सोर्स में तीन सोर्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसमें एनिमल्स से हमारे पास काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि क्या होते हैं कि फैट्स होते हैं, जहाँ जैसे कि प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं, यूरिया होता है, काफी ज्यादा बिलियंस कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। उसके बाद प्लांट से जैसे कि नेचुरल गैस बनती है, प्लांट से जैसे कि कोल बनता है, प्लांट से जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ से भी हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज, वो टॉपिक क्या है कि जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तीन सोर्स हमारे पास हैं। कौन कौन से? नंबर वन जो है वो है कोल, उसके बाद दूसरा जो है वो है नेचुरल गैस, थर्ड जो हमारे पास है वो है पेट्रोलियम। तो ये तीन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स जहां पे डिस्कस करेंगे जो अपने सिलेबस में है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कोल से। तो कोल हमारे पास क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इस कोल को दूसरा नाम दिया जाता है एज अ ब्लैक गोल्ड। ये हमारे पास क्या कहलाता है? ब्लैक गोल्ड कहलाता है। कोल इज आल्सो नोन एज अ ब्लैक गोल्ड। क्यों ब्लैक गोल्ड कहते हैं? क्योंकि आप देखें कोल की जो अहमियत है ना वो काफी बड़ी अहमियत है, गोल्ड से भी ज्यादा अहमियत मैं कह सकता हूँ। रीजन? क्योंकि टोटल इंडस्ट्रीज डिपेंड्स अपॉन द कोल। टोटल इंडस्ट्रीज जिसमें मेडिसिन बनती हैं, काफी ज्यादा मेडिसिन कोल को एज अ फ्यूल तौर पे यूज किया जाता है, कोल को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तौर पे हम यूज करते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो कोल बनता कैसे? देखिए, कोल की एक बड़ी हिस्ट्री है कि इस दुनिया में जब दुनिया नहीं आई थी, जैसे ही हमारे पास अल्लाह ताला ने ये दुनिया को बनाया तो उसने क्या किया कि सबसे पहले इस दुनिया के ऊपर प्लांट्स यहाँ पे उगल दिए। काफी ज्यादा प्लांट्स, मतलब कि वो जगह नहीं जहाँ पे प्लांट्स ना हो। तो जैसे प्लांट्स काफी ज्यादा हो गए तो उससे क्या किया था? दो काम लिए थे। कौन से? नंबर वन के ऑक्सीजन को मेंटेन करना था दुनिया के अंदर, नंबर टू के उस प्लांट से डिकम्पोज करके कोल बनवाना था ताकि अभी इंसान जो है वो उसको यूज कर सके। तो क्या होता है, जब हमारे पास एक लकड़ी, एक वुड जो होता है जिसको काटते हैं, काटने के बाद जैसे अर्थ पे आया, अर्थ के ऊपर जैसे जैसे हमारे पास के ऊपर लेयर्स आती जाती हैं, जैसे लेयर्स आ जाती हैं तो उसके ऊपर एक नेचुरल फोर्स होता है, वाइटल फोर्स जिसको आप नाम देते हैं। जिस फोर्स में क्या होता है कि ये प्लांट्स डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा? नंबर वन हमारे पास जैसे ही हम क्या करते हैं कि एक वुड को, एक लकड़ी को हम अर्थ के अंदर रखते हैं तो वहां से एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है। कौन सा? एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है। जिस एंजाइमेटिक रिएक्शंस में वो लकड़ी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। पीट इज द फॉर्म ऑफ कोल हमारे पास। और दोबारा क्या होता है कि स्पीड का एक कंबशन रिएक्शंस होता है कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन रिएक्शंस होगा तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लिग्नाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? लिग्नाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
और लिग्नाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ द कोल। उस लिग्नाइट फॉर्म को दोबारा हम कंबशन करवाते हैं तो दोबारा कंबशन पे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बिटमस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास बिटमस क्या कहलाता है, ये भी हमारे पास कोल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। उस बिटमस को और ज्यादा कंबशन करते हैं, हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये बिटमस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एक हमारे पास एंथ्रेसाइट इज प्योर फॉर्म ऑफ द कोल कहलाता है। कोल हमारे पास ये होता है, एंथ्रेसाइट जो होता है। तो ये स्टेट जो है ना, ऐसे मैंने तो 1 सेकंड में लिख दिया, इनमें ऑलमोस्ट बिलियंस ईयर्स लगते हैं, ऑलमोस्ट बिलियन ईयर। कैसे कि एक पीट को लिग्नाइट में कन्वर्ट करते हुए 50,000 लाख ईयर्स लगते हैं। लिग्नाइट को बिटमस में कन्वर्ट करते हुए 50,000 लाख ईयर्स लगते हैं। बिटमस को एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट करते हुए 50,000 लाख ईयर्स लगते हैं। तो काफी बड़ा टाइम लगता है यहाँ पे इनको कन्वर्ट करते हुए। अब डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं किसकी, पीट की। पीट जो हमारे पास होता है ये ब्राउन कलर में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास जो लिग्नाइट होता है ये लाइट ब्राउन कलर में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है, लाइट ब्राउन कलर में एग्जिस्ट करता है। ये बिटमस जो होता है ये हमारे पास डार्क ब्राउन कलर में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है, डार्क ब्राउन कलर में एग्जिस्ट करता है। जो हमारे पास एंथ्रेसाइट होता है ये हमारे पास ब्लैक कलर में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। तो इनके कलर आपको याद रखें, लाइट ब्राउन, जो ब्राउन लाइट ब्राउन हमारे पास कलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये डार्क ब्राउन में ये ब्लैक कलर में एग्जिस्ट करता है। जो पीट होता है ये वेरी वेरी सॉफ्ट हमारे पास फॉर्म ऑफ द कोल है, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल, बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 40 से लेकर 40 मतलब आप ऐसे समझे कि 40 से लेकर हमारे पास 60 तक या 50 तक क्या होते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। ऑलमोस्ट मतलब कि 45, 47, 48 तक क्या होता है कि इसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। जो हमारे पास ये होता है ये वेरी सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द कोल होता है, ये हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द कोल होगा। यहाँ पे मैंने लिखा वेरी वेरी सॉफ्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है वेरी सॉफ्ट लिखा है। ये क्या होता है कि मीडियम फॉर्म में होता है, ये मीडियम होता है, इतना ना तो ज्यादा सॉफ्ट ना तो ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन जो ये होता है ये हमारे पास हार्ड फॉर्म ऑफ द कोल है, ये काफी ज्यादा हमारे पास हार्ड फॉर्म ऑफ द कोल होता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 85 से लेकर, जिसके अंदर हमारे पास 85 से लेकर 95% क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। 95% कार्बन मौजूद होता है। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास 80% क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 60% से ज्यादा क्या होता है कि 70% क्या होता है, इसमें कार्बन मौजूद होता है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास पीट होता है इट इज इट कंटेन विस्कस इम्प्योरिटीज। इसके अंदर क्या होती है कि कुछ हमारे पास विस्कस इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। जब इसके अंदर विस्कस इम्प्योरिटीज मौजूद हैं तो ये हमारे पास इनफ्लेमेबल होता है, ये हमारे पास इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल आप उसको कहते हैं जो बर्न ना हो, तो ये हमारे पास क्या होता है कि यूजलेस होता है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। सेम इट कंटेन विस्कस इम्प्योरिटीज, ये भी क्या करता है कि हमारे पास काफी ज्यादा इट कंटेन विस्कस इम्प्योरिटीज, ये क्या करता है, मौजूद करता है। विस्कस इम्प्योरिटीज कौन सी, मतलब कि जिसके अंदर आयल्स मौजूद होंगे, जिसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद होंगे, तो वो उसके अंदर मिक्स होते हैं, तो उनको आप यूज नहीं कर सकते, यूजलेस कहलाते हैं। तो ये इनफ्लेमेबल होता है, फ्लेम नहीं होता है, इनको बर्न नहीं कर सकते, फ्यूल तौर पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पास क्या होता है कि यूजलेस कंपाउंड्स होता है। इट आल्सो कंटेन विस्कस इम्प्योरिटीज, कि हमारे पास कि ये भी क्या करता है कि कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है, विस्कस इम्प्योरिटीज को कंटेन करता है। जो विस्कस इम्प्योरिटीज इसको फ्यूल तौर पे यूज नहीं करने देती, ये हमारे पास इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल होता है। जब इनफ्लेमेबल है तो हमारे पास ये क्या होता है कि यूजलेस होता है। इस वजह से जो सिंध के अंदर कोल मौजूद है ना, वो ये बिटमस फॉर्म वाला कोल मौजूद है। सिंध के अंदर दुनिया से ज्यादा कोल सिंध में मौजूद है, थर में मौजूद है, थर कोल जिसको आप नाम देते हैं। आप ऐसा समझे कि जब ये बिटमस कन्वर्ट होगा एंथ्रेसाइट में, दुनिया का अमीर तरीन जो हमारा इलाका होगा ना वो सिंध होगा,
दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन इलाका सिंध होगा। ना सिंध पहले कुछ कम थी ना अब कम है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा जरखेज मौजूद है, काफी ज्यादा जरखेज मौजूद है, डिफरेंट फार्म में मौजूद है, कोल मौजूद है, पेट्रोल मौजूद है, नेचुरल गैस मौजूद है, काफी ज्यादा। लेकिन कुछ हमारे सियासतदान की वजह से सिंध जो है वो काफी ज्यादा पीछे है एजुकेशन में और डिफरेंट फॉर्म में। रीजन वो सियासतदान की वजह से है। तो मैं सियासत पे नहीं जाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं कि बिटमस अभी हमारे पास मौजूद है। जब बिटमस को एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट करेंगे तो दुनिया का सबसे ज्यादा हमारे पास कोल मौजूद होगा। तो दुनिया का अमीर तरीन जो हमारा कंट्री होगा वो ये होगा। तो एंथ्रेस बिटमस हमारे पास फिलहाल तो यूजलेस है, यूज नहीं कर सकते। जो ये हमारे पास होता है डज नॉट कंटेन विस्कस इंप्योरिटीज, इट डज नॉट कंटेन विस्कस इंप्योरिटीज, ये विस्कस इंप्योरिटीज को नहीं रखता। तो इस वजह से जब इसके अंदर विस्कस इंप्योरिटीज नहीं है तो आप इसको यूज करते हैं एज हमारे पास फ्यूल तौर पे यूज होता है, एज एनर्जी तौर पे क्या होता है कि यूज होता है। ये क्या होता है कि यूजेबल क्या होता है कि कंपाउंड्स होता है। आप नहीं देखते कि प्रीवियस में जो आप कुछ 10-15 साल देखें तो जो ट्रेनें होती थी वो चलती थी कोल के ऊपर, उनके ऊपर एक डब्बा होता था, डब्बे के अंदर एक बंदे बैठे होते थे जो कोल को चला रहे होते थे कि उसको बर्न करते रहते थे कि ताकि उसको एनर्जी मिले, उस एनर्जी से वो क्या होगी कि गाड़ी वगैरह चलती। तो ये एज अ फ्यूल तौर पे यूज होते हैं। बात करते हैं कि ये जो हमारे पास एंथ्रेसाइट है वो एंथ्रेसाइट प्योर नहीं है। इस इनप्योर को प्योर करने के लिए एक मेथड किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं किसका, इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। तो दो टाइप की हमारे पास क्या होती है कि डिस्टिलेशन होती है। तो उस डिस्टिलेशन में एक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, एक हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि वो पॉइंट्स जो आपको लाजमी आनी चाहिए। कौन सी, कि जो प्यूरिफिकेशन वाली पॉइंट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आना चाहिए, आपको सब्लिमेशन का प्रोसेस आना चाहिए, आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस आना चाहिए, आपको एक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस आना चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक सब्सटेंस को एक सब्सटेंस से कैसे प्योर करते हैं, इनके पॉइंट्स आने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखिए इन चीजों को। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है द प्रोसेस इन विच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को प्योर करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को प्योर करते हैं। सॉलिड सब्सटेंस को जब हम प्योरिफिकेशन करेंगे तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम यहां पे मैं ऊपर लिखता हूं, तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर यहाँ पे क्या रखते हैं, कोल रखते हैं, जिस साइड में यहाँ पे कोल रखते हैं। और यहाँ पे दूसरा बीकर होता है जो बीकर नीचे लिक्विड्स को क्या करेगा कि स्टोर करेगा, ये बीकर यहाँ से लिक्विड्स को स्टोर करेगा। एक ऊपर फ्यूमिंग लेते हैं, जो फ्यूमिंग हमारे पास बीकर क्या करता है कि इस गैस को क्या करेगा कि यहाँ से स्टोर करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, यहां से हम इसको हीट देते हैं, यहां से हीट देते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये जो हीट दे रहे हैं ना वो डायरेक्ट नहीं दे रहे। जब आप किसी भी चीज को डायरेक्ट बर्न करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। जब आप किसी को डायरेक्ट हीट नहीं देते वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, सॉलिड में, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 3 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एंथ्रेसाइट फॉर्म वाला कोल है। इस कोल की हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ताकि ये हमारे पास प्योर कर सके। जैसे ही आपने इसको हीट दी, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद वो हीट डायरेक्ट इसको हिट करेगा तो इस सब्सटेंस के अंदर जो लिक्विड्स मौजूद होगा वो लिक्विड्स नीचे हमारे पास आकर यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप नाम देते हैं किसका, इज कोल टार का नाम देते हैं, जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में यहां से मिलता है। कोल टार इज अ लिक्विड। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड कोक एंड कोल टार। इन तीन में डिफरेंस क्या होता है। कोक बताता हूं, कोल अभी आपने पढ़ा। जो कोल टार होता है वो एक हमारे पास लिक्विड्स होता है जो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें बनता है।
दूसरा हमारे पास इस सॉलिड सब्सटेंस से कुछ वेपर्स निकलते हैं, गैसेस निकलती है, जो हमारे पास सुपर फ्यूमिंग हमारे पास जो होता है वहां पे जाकर स्टोर होती है, जिसको आप नाम देते हैं किसका, एज कोल गैस का नाम देते हैं। ये हमारे पास कोल गैस कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है CH4 मीथेन, इसके साथ हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के मिक्सचर को हम नाम देते हैं किसका, एज कोल गैस का नाम देते हैं। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक लिक्विड्स नीचे आ गया, वेपर्स ऊपर चले गए, बाकी बचेगा सॉलिड सब्सटेंस। जब बाकी सॉलिड सब्सटेंस बचेगा, उस सॉलिड सब्सटेंस को हम नाम देते हैं किसका, एज कोक का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो कोक होता है सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन्स होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म। जो हमारे पास कार्बन के तीन टाइप होते हैं, एक हार्डेस्ट होता है, जो हार्डेस्ट हमारे पास होता है वो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन इज अ डायमंड, वो हमारे पास क्या होता है, डायमंड होता है, सबसे ज्यादा हार्ड। जो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का, वो हमारे पास होता है कौन सा, ग्रेफाइट होता है, सबसे ज्यादा